नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और जरकन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम जरकन ब्लॉग के टॉक शो के अंदर आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं दोस्तों, जिनकी एडवाइस लेकर छोटी छोटी कंपनियां बहुत बड़ी कंपनी में तब्दील हो जाती हैं। क्योंकि आज अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर से पूछें तो उसके सामने अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है, तो उसके पास जो समस्या होती है वो फंड की समस्या होती है। और आज जो हमारे साथ में शख्सियत बनी हुई है, जो महागुरु हमारे साथ में बने हुए हैं, बिजनेस एडवाइजर हैं, आईपीओ कंसल्टेंट हैं, जो हमारे साथ बने हुए हैं, वो यही काम की एडवाइस देते हैं दोस्तों कि आपको जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है कि वो कैसे आप रेज कर सकते हैं, एसएमई फंड कैसे रेज कर सकती है। क्योंकि जब बिजनेस शुरू करते हैं तब जो है अपने निजी फंड और एंजल इन्वेस्टमेंट से कोई भी बिजनेस शुरू कर लेता है, लेकिन जैसे जैसे उनका बिजनेस ग्रो करता है, स्केल करता है, तो उन्हें और अधिक फंड की जरूरत पड़ती है। तो वो फंड कैसे आप रेज कर सकते हैं, आज उन सभी क्वेश्चन का आंसर आज हम पूछेंगे हमारे महागुरु बीएम अग्रवाल जी से। तो अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल जरकन ब्लॉग्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। सर, आज जो सबसे बड़ी समस्या एक एंटरप्रेन्योर को आती है वो फंड की आती है। तो आज हम जी आपसे हाँ। वही सब चीजें जानना चाहते हैं कि हम सुनते हैं कि आईपीओ लॉन्च होता है, कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है, मार्केट से फंड रेज करती है। तो क्या ये हम्म। छोटी फर्म के लिए भी संभव है? आज ये सब क्वेश्चन जो हम आपसे जानना चाहते हैं कि कैसे कोई छोटी फर्म जो है आईपीओ लॉन्च कर सकती है, और कैसे, ये सब क्वेश्चन हम जानना चाहेंगे। काफी ज्यादा उत्सुकता है ये सब जानने के लिए, हमारे सब दर्शक ये जानना चाहेंगे। तो थोड़ा सा पहले, इससे पहले हम ये सारे क्वेश्चन जाने, हम थोड़ा सा आपकी जो जर्नी है उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं, किस प्रकार से ये जो आपकी जर्नी यहाँ तक पहुंची, और कैसे किन किन फर्मों ने आपसे जो है लाभ उठाया, जो कि आज बड़ी बड़ी फर्में बन चुकी हैं आईपीओ से फंड रेज करके। तो इन सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें बताएं सर। देखिए, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन, जी सर। विद 44 years ऑफ एक्सपीरियंस। और हमारे जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उसमें बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे कि जो शायद पैदा भी उसी ड्यूरेशन में हुए होंगे जितना मेरा एक्सपीरियंस। जी 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 सर, पर बिल्कुल। ये जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और आईपीओ से रिलेटेड मेरी जर्नी है, ये स्टार्ट हुई 90s में। 91 से 98 तक मैं एक न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहा था साथ साथ अपने कंसल्टेंसी के साथ। हम्म। वो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर था, वीकली, मनी मीडिया नाम से, जो कि मेनली आईपीओज और स्टॉक मार्केट, पर्टिकुलरली प्राइमरी मार्केट पर फोकस था। तो वहां से मेरी एंट्री हुई और वो करते करते मैंने आईपीओ कंसल्टेंसी का काम शुरू किया। क्योंकि मैंने देखा कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको पूरी नॉलेज नहीं होने की वजह से वो मार्केट में इधर उधर घूमते रहते हैं और उनको प्रॉपर रास्ता नहीं मिलता। तो वहां से मेरी जर्नी आईपीओ की कंसल्टेंसी में शुरू हुई, जो आज तक चल रही है। बहुत सारी कंपनीज को हमने असिस्ट किया, सपोर्ट किया आईपीओ लाने में। किसी किसी का पार्ट में किया, किसी किसी कंपनीज का जो है पूरा हमने, जिसको बोलते हैं टर्न की प्रोजेक्ट, कि भी आईपीओ कंसेप्शन से लेकर के और फंड रेजिंग तक का सारा काम हमने उनका करवाया। जी उसमें से वैसे बहुत सारी कंपनीज हैं, बट मेनली अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो कैंटाबिल एक ऐसा नाम है कि जो आपके सारे दर्शक जानते होंगे। कैंटाबिल के शोरूम जगह जगह हैं, और कैंटाबिल का आईपीओ मैंने सिंगल हैंडेडली मैनेज किया था। जब ये आया था 105 करोड़ रुपए का आईपीओ, कंपनी को हमने 2.55 टाइम्स सब्सक्राइब करवा के दिया था उस टाइम। उस महीने में सबसे ज्यादा ये हिस्ट्री क्रिएट हुई थी कि 18 आईपीओ एक महीने में खुले थे। जी और उसके बावजूद 2.55 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन मायने रखता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बहुत। सब चीजें जो है, ये बड़े, जो एक्सपीरियंस उस टाइम का रहा, और जो दूसरी और कंपनीज में, बहुत सारी कंपनीज में, एसएमईज में भी हमने बहुत काम किया। बट एसएमईज को नाम लेने से बेनिफिट नहीं होगा, रीजन बीइंग के एसएमईज जो कंपनीज हैं, छोटी कंपनी होती है, उनके नाम लोग जानते नहीं है। जानते नहीं, बिल्कुल। अदरवाइज मैं वो भी बता सकता था, बट उसका बेनिफिट नहीं है बताने का। जी 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 अभी भी कुछ कंपनीज का काम चल रहा है जो छोटे आईपीओज हैं। सर। अभी क्या है कि पहले सिर्फ बड़ी कंपनीज ही आईपीओ ला सकती थी। जी जी सर। अगर 2012 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों ने एक सेगमेंट अलग से शुरू की, जो कि छोटी कंपनीज के लिए थी। क्योंकि उस टाइम सेबी ने रूल्स चेंज कर दिए थे, और मेन बोर्ड पर, यानी बड़ी कंपनीज को आईपीओ लाना
जो मीडियम मीडियम साइज की कंपनीज थी उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, हम्म, क्योंकि उनको 15 करोड़ का एवरेज प्रॉफिट 3 साल का होना चाहिए था, तब वो उसके लिए एलिजिबल बनते थे। और 15 करोड़ का एवरेज प्रॉफिट लाना हर किसी कंपनी में पॉसिबल नहीं होता, मीडियम साइज में खास तौर पे। जी। तो उस चीज को, उस डिफिकल्टी को महसूस करते हुए सेबी के गाइडेंस में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ये नई सेगमेंट शुरू की, जिसको एनएसई सेगमेंट बोलते हैं, एसएमई सेगमेंट, सॉरी। तो ये एसएमई सेगमेंट जो है दोनों स्टॉक एक्सचेंज में है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी। जी। इसमें जो बॉम्बे में है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसका नाम है बीएसई एसएमई। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ये सेगमेंट है उसका नाम है एनएसई इमर्ज। ओके। तो यहाँ पर छोटी कंपनीज के आईपीओ आते हैं। हम्म। मतलब 2-2.5 करोड़ से लेकर के और 100 करोड़ तक के भी आईपीओ इसमें आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। बट 2 करोड़ 3 करोड़ का आईपीओ करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें खर्चे इतने पड़ जाते हैं कि वायबिलिटी नहीं रहती। जी। अगर कोई प्रमोटर सोचता है कि मुझे आईपीओ करना है, तो उसका आईपीओ साइज कम से कम मेरे हिसाब से 5 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। उससे कम का आईपीओ करने में उसको फायदा नहीं है। जी। क्या जानना चाहेंगे और बताइए। जी सर, तो अग्रवाल साहब जी, हमें ये बताइए सर कि सबसे पहले तो कि जो कंपनी का फॉर्मेट होता है, जो सोल प्रोप्राइटर होता है, पार्टनरशिप होता है, प्राइवेट लिमिटेड होता है या लिमिटेड होता है, तो इसमें से कौन सी फर्म जो है, कौन सा सेगमेंट जो है उचित रहता है आईपीओ लॉन्च करने के लिए, या फिर सभी फॉर्मेट में जो है वो अपना आईपीओ लॉन्च कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी। देखिए, ऐसा है, जो मेन बोर्ड पर है, यानी जो बड़े मेन स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जी। वहां पर तो आपकी कंपनी होनी चाहिए लिमिटेड कंपनी, ओके। जो कि 3 साल से ज्यादा पुरानी होनी चाहिए। ओके। यहाँ एसएमई सेगमेंट में ये एक फैसिलिटी है खास तौर से, कि हम्म। इवन अगर आप सोल प्रोप्राइटर के तौर पे बिजनेस कर रहे हैं, हम्म। या पार्टनरशिप में कर रहे हैं, हम्म। या एलएलपी में कर रहे हैं, जी। तो आप उसको लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करके हम्म। आईपीओ ला सकते हैं। होना चाहिए लिमिटेड कंपनी ही, मगर वो जो पीछे का आपका एक्सपीरियंस एज ए प्रोप्राइटर या एज ए पार्टनर जो है, वो हम्म। सारा उसमें काउंट होगा, आपके फाइनेंसिस भी सारे उसमें काउंट होंगे। ओके। तो सर ये जो सब क्या। सेगमेंट की है। ओके। ओके। सर, तो ये कितना ईयर पुराना होना चाहिए सोल प्रोप्राइटर जो उसे कन्वर्ट करवाए। इसमें आपका जो भी बिजनेस है, चाहे वो जिस फॉर्मेट में भी था, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर था, पार्टनरशिप थी, एलएलपी था, जो भी था, वो हम्म। कम से कम 3 साल पुराना बिजनेस होना चाहिए, ओके। पहली चीज। हम्म। दूसरी चीज ये है कि पिछले 1 साल में, जब हम्म। आप आईपीओ लाते हैं, उससे पिछले 1 साल में आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, और प्रमोटर्स में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ओके। मान लीजिए आपकी पार्टनरशिप थी, उसमें कोई पार्टनर निकल गया या कोई नया आ गया, तो वो आपको फिर 1 साल वेट करना पड़ेगा उसके लिए। ओके। ठीक है। और कितना प्रॉफिट में होना चाहिए उस समय वो कंपनी, जिससे कि वो इजीली अपना जो है आईपीओ लॉन्च कर सकते हैं। देखिए, जो रूल्स हैं, रूल्स के अकॉर्डिंगली, रूल्स ये कहते हैं कि पिछले 3 साल में से हम्म। किसी भी 1 साल में प्रॉफिट होना चाहिए। हम्म। ठीक। मगर ये बात कुछ कुछ वैसी है कि जैसे आईआईटी में एडमिशन के लिए हर आईआईटी की रिक्वायरमेंट अगर आप देखो, तो उसमें लिखा होता है कि यू शुड हैव एटलीस्ट 60% मार्क्स इन द 12th ग्रेड। जी। बट 60% मार्क लाने वालों को एडमिशन नहीं मिलता है। हम्म। सिमिलरली आईपीओ के लिए एलिजिबिलिटी तो आपकी बन जाती है, जी। अगर आपका छोटा सा भी प्रॉफिट है। मगर यहाँ सवाल आता है फंड रेजिंग का। जी। तो फंड रेजिंग के टाइम सिर्फ फंड उन्हीं कंपनीज को मिलता है कि जिनका एक रीजनेबल साइज होता है, ठीक ठाक सा प्रॉफिट है, क्योंकि जो दिखता है हम्म। वो बिकता है। जी। अगर आपके बुक्स में प्रॉफिट दिख नहीं रहा, तो आपका शेयर कोई खरीदेगा नहीं, आपका इशू फ्लॉप हो जाएगा। ओके। तो कम से कम 2-3-4 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट हो, तो आप सोचिए। अगर छोटा प्रॉफिट अभी है तो आप तैयारी करिए, साल 2 साल में कंपनी को बड़ा करिए थोड़ा, तब आईपीओ के लिए। तो एक प्रॉपर कौन सी फर्म है जो एलिजिबल है कि ये जो है बिल्कुल एलिजिबल है, वो क्या क्राइटेरिया है सर कि ये टोटली एलिजिबल है, इसको तो 100% जो है आईपीओ लॉन्च करना चाहिए और ये जो है फंड रेज हो जाएगा बिल्कुल सक्सेसफुली, तो उसके क्या क्या क्राइटेरिया है सर।
उसके क्राइटेरिया मैंने जैसे आपको बताया कि कम से कम 3 साल पुराना बिजनेस होना चाहिए, ठीक है सर। पहली चीज। जी। दूसरी चीज, पिछले 1 साल में हम्म। प्रमोटर्स में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ओके। तीसरी चीज कि चाहे उसका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन रहा है, वो हम्म। लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा उसको, ओके। और तब वो उसका आईपीओ आएगा। ठीक है। अब चौथी जो चीज आती है वो है कि प्रॉफिटेबिलिटी उसकी अगर साइजेबल नहीं है, अगर ठीक ठाक प्रॉफिट नहीं है, जी। तो उसको शेयर्स जो है उसके सब्सक्राइब नहीं होंगे, लोग खरीदेंगे नहीं। तो हम्म। आप जैसे मैंने अभी बताया कि 3-4 करोड़ का प्रॉफिट हो, हम्म। तो आप सोचिए और आपका आईपीओ सक्सेसफुल होगा। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जी आईपीओ में सिर्फ पर्पस फंड रेजिंग का। हम्म। सर। चलिए, जी सर। देखिए ज्यादातर लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि आईपीओ का मतलब है फंड रेजिंग। हम्म। आईपीओ सिर्फ फंड रेजिंग नहीं है। जी। जब कोई भी कंपनी आईपीओ के लिए जाती है, हम्म। तो एक जादू होता है जिसको बोलते हैं मैजिक ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके। वो जादू क्या है, मैं जी। समझाना चाहूंगा आपके दर्शकों को। जी। जी। कि देखिए, एक कंपनी है जो मान लीजिए 3 साल से, 4 साल से, 10 साल से, 15 साल से चल रही है। हम्म। उनके प्रमोटर्स ने, हम्म। उनके मालिकों ने इतने साल की जो मेहनत की है, हम्म। उस मेहनत का नतीजा क्या निकला कि उनका जितना प्रॉफिट था वो उनकी बुक्स में नजर आ रहा है। जी। सिर्फ उतना ही नजर आ रहा है जितना प्रॉफिट था बुक्स में। बट जब वो आईपीओ के लिए जाते हैं, तो सारा खेल बदल जाता है और सारी दुनिया बदली बदली नजर आती है। वो कैसे? जी। कि आपकी कंपनी की मान लीजिए नेटवर्थ है 10 करोड़। हम्म। बैलेंस शीट आपकी दिखा रही है कि आपकी कंपनी की नेटवर्थ 10 करोड़ है। जी। तो वो 10 ही करोड़ है। 10 करोड़ 100 नहीं हो सकती। कोई हम्म। भी आदमी उसके 10 करोड़ से ऊपर वैल्यू नहीं लगाएगा। जी। जी। ठीक जी। है। जी। बट जब आप आईपीओ के लिए जाते हैं, हम्म। तो इसमें बहुत सारे तरीके हैं जिससे वैल्यूएशन तय होती है। और आज की डेट में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीका है, हम्म। वो ये है कि आपकी कंपनी का प्रॉफिट कितना है, हम्म। उसके हिसाब से वैल्यूएशन तय होती है। ओके। आज की तारीख में जो चल रहा है सिस्टम, कि आपका जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हम्म। उसका 10 गुना आपकी कंपनी की वैल्यूएशन मानी जाती है। ओके। अब मान लीजिए किसी कंपनी का प्रॉफिट है 2 करोड़ रुपया टैक्स देने के बाद, तो उस कंपनी की वैल्यूएशन हो गई 20 करोड़ रुपए। ओके। किसी कंपनी का अगर 10 करोड़ का प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स, हम्म। उस कंपनी की वैल्यूएशन हो गई 100 करोड़ रुपए। ओके। जबकि उस नेटवर्थ बुक्स में 10 ही करोड़ है, बट हम्म। उसकी वैल्यूएशन आईपीओ के लिए हो गई 100 करोड़, 100 करोड़ 50 करोड़। जी। हम्म। तो ये क्या हुआ? वो 10 करोड़ वाली कंपनी 100 करोड़ की कैसे हो गई? ये आईपीओ का जादू है, स्टॉक मार्केट का जादू है। और इसके लिए जो टेक्निकल वर्ड है वो है द मैजिक ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। जी। और जब ये आईपीओ आएगा, हम्म। जब ये कंपनी लिस्ट होगी, तो हम्म। हो सकता है कि ये कंपनी का जो 10 रुपए वाला शेयर था, 20 रुपए में या 30 रुपए में वो लॉन्च हुआ, जी। और लिस्टिंग के बाद जब उसमें ट्रेडिंग शुरू होती है, तो वो 2 4 6 महीने में हम्म। वो कहीं का कहीं रेट उसका पहुंच सकता है। जी। वो 100 रुपए भी हो सकता है, वो 200 रुपए भी हो सकता है, 500 रुपए भी हो सकता है। इस जी। तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। अगर कोई आदमी रिसर्च करेगा, तो वो हम्म। देखेगा कि 6 महीने में, साल में, 2 साल में कुछ कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि जिनका वैल्यूएशन हम्म। 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना, 50 गुना बढ़ गया। जी। एक कंपनी पीकेआई एनर्जी हम्म। 2021 में एक छोटा सा आईपीओ लेके आई, हम्म। और उस कंपनी का विद इन 9 मंथ्स, 9 महीने के अंदर अंदर, जी। जनवरी 22, वो कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी। जी। यूनिकॉर्न कंपनी वो होती है जिसकी मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन होती है। $1 बिलियन मतलब आज के हिसाब से 8,300 करोड़ रुपए। हम्म।
जी। वो कंपनी अगर 9 महीने के अंदर, जो हम्म। कंपनी के सिर्फ छोटा सा एक आईपीओ लेके आई थी 18-19 करोड़ का, जी। वो 9 महीने में अगर 8,000 करोड़ की कंपनी बन सकती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर बेनिफिट आप उम्मीद कर सकते हैं। हर जी। कंपनी वहां तक नहीं पहुंचती, जी। जी। बट पहुंचने वाला। जी। जी। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जिसको अवेल करना चाहिए। अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, जरूर अवेल करना चाहिए। अब मैं कुछ डाटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जी सर। इंडिया में, जी। आप शायद जानते हो कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा लिस्टेड कंपनीज हमारे देश में। ओके। जितनी लिस्टेड कंपनियां हमारे देश में हैं, उतनी किसी और देश में नहीं है। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जी। अब इसको अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें, तो हम्म। बड़ी कंपनियां, हम्म। जब मैं कहता हूं बड़ी कंपनियां, इसका मतलब वो कंपनीज जिनकी टर्नओवर साल में 250 करोड़ से ऊपर है, ओके। ऐसी कंपनियां हिंदुस्तान में जो हैं वो तकरीबन 15,000 से ऊपर है। ओके। तो उन 15,000 कंपनियों में से 6,000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड कंपनियां हैं। जी। जबकि छोटी कंपनीज हैं, छोटी कंपनीज मतलब 5 करोड़ से 250 के बीच की टर्नओवर वाली, हम्म। वो हमारे देश में 3 लाख कंपनियां हैं। जी। उन 3 लाख कंपनियों में से 700 कंपनियां सिर्फ लिस्टेड है। ओके। सिर्फ 700। तो जी। इतना बड़ा मार्केट ये खुला पड़ा है। जी। ये क्यों इतनी कम कंपनियां, छोटी वाली इतनी कम क्यों कंपनी लिस्टेड है? क्योंकि लोगों को, एंटरप्रेन्योर्स को इस चीज का, इस फैसिलिटी का पता ही नहीं है। जी। जी बिल्कुल और नॉलेज नहीं है जी। जिनको पता है वो घबराते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, कंप्लायंसेस बढ़ जाएंगी। तो हम्म। कंप्लायंसेस तो देखिए बढ़ेगी। जी। मैं आपको एक चीज और, कि एक और समस्या जो सामने आती है, बहुत सारे लोग हमारे पास प्रमोटर्स आते हैं, हम्म। उनसे तो बड़ा डरते डरते बोलते हैं कि हमारा प्रॉफिट तो बहुत है, मगर हम बुक्स में दिखाते कम है। ओके। जी। कि कम प्रॉफिट दिखा करके टैक्स बच हम्म। नहीं है। जी। पहली चीज कि आपको जो रिस्क चाहिए वो उसकी बात नहीं कर रहा। बट हम्म। जब आप प्रॉफिट कम दिखाते हैं, तो आप आगे का रास्ता अपना ब्लॉक कर देते हैं। जी। जी। तो जी। जितना आपकी बुक्स में प्रॉफिट नजर आएगा, हम्म। आपके इन्वेस्टर को उतना ही नजर आएगा। जी आपका बिल्कुल। जो आउट ऑफ द प्रॉफिट है, वो हम्म। इन्वेस्टर को नहीं दिखता। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका पर्पस है बिजनेस को आगे लेके जाना, हम्म। आगे बढ़ाना, नए से नए आयाम छूना, हम्म। तो टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। अब जी। दो रास्ते हैं, आप कौन सा चुनते हैं ये आपकी इच्छा है। या तो हम्म। टैक्स बचा लीजिए, आगे का रास्ता बंद कर दीजिए। हम्म। दूसरा रास्ता है, अभी टैक्स दीजिए, थोड़ी तकलीफ उठाइए, मगर आगे का रास्ता खोल लीजिए। बोलिए। जी बिल्कुल। चॉइस आपकी है। जी सर। जी आप कुछ डेटा शेयर करना चाह रहे थे सर हमारे व्यूवर्स के लिए। जी। मैंने आपको बताया नंबर ऑफ कंपनीज का, जैसे 15,000 में से हम्म। 6,000 कंपनियां बड़ी वाली लिस्टेड हैं, जो जी। कि 35% से ऊपर नंबर हो जाता है। ओके। और यहाँ पर जो छोटी वाली कंपनीज हैं, वो 3 लाख कंपनियों में से सिर्फ 700 कंपनीज लिस्टेड है। जी। जी। दूसरी चीज कि अगर आप देखें, जो 700 कंपनियां ये हैं, इन्होंने तकरीबन 10,000 करोड़ रुपया मार्केट से रेज किया। ओके। 700 कंपनियों ने कुल मिलाकर के, जी। जिसकी आज की डेट में वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यूएशन 1.5 लाख करोड़ रुपया, जी। यानी वो 10,000 करोड़ 1.5 लाख करोड़ बन गया। 1.5 करोड़। जी। एवरेज वैल्यूएशन इन 700 कंपनियों की अगर हम देखें, तो हर एक कंपनी की एवरेज वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपया आती है, जी। जबकि बुक वैल्यू नहीं है। हम्म। तो ये सारा खेल, सारा जादू, ये इसी आईपीओ मार्केट का है। जी। जी। इस तरह से वेल्थ क्रिएशन होता है, इसी तरह से वैल्यू अनलॉक होती है। मतलब जो वैल्यू आपकी थी, जो मिल नहीं रही थी, क्योंकि आपके बुक्स में जितना दिख रहा है, हम्म। आपको बैंक से ज्यादा लोन नहीं देगा, हम्म। आप कोई पार्टनर नया नहीं ला सकते,
क्योंकि नया पार्टनर लाना आसान नहीं होता है। पर जब स्टॉक मार्केट में आप जाते हैं तो आपके शेयर्स जो हैं वो करेंसी नोट की तरह हो गए, कोई भी किसी को दे दे, कोई भी ले ले। और आपके पास जो शेयर है वो भी एक तरह से करेंसी नोट बन गए। आपको मान लीजिए कल को लिस्टिंग के बाद हम्म, पर्सनल काम के लिए कुछ पैसे की जरूरत है, हम्म। तो आप अपने जो शेयर्स हैं अपने पास, उनमें से कुछ शेयर्स आप बेच दीजिए, अगले दिन आपके पास पैसा आ जाएगा। आपका जी बिजनेस जैसे था वैसे चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। जी। आपने 1% आधा परसेंट शेयर मार्केट में बेच दिए, अपना पैसा ले लिया, अपना काम निकाल लिया, और आप चाहें तो वापस खरीद भी सकते हैं। ये अलग बात है कि वापस खरीदने के लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लेना पड़ेगा, ओके बट आप खरीद सकते हैं। ओके। जी जी अग्रवाल साहब, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, बलबोन होने वाली जो जानकारी थी आपने दी आज। पता चला कि हम्म, एंटरप्रेन्योर इतना आगे बढ़ सकता है और इस प्रकार से हम्म, फंड रेज कर सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आज जो 95% अगर एंटरप्रेन्योर के पास जो समस्याएं हैं तो फंड की होती है। क्योंकि वो कहता है नॉलेज बिल्कुल। है, उन्हें मैन्युफैक्चरिंग की नॉलेज है, मार्केटिंग की नॉलेज है, तो फंड रेज की बहुत बड़ी समस्या उनको होती है। और सबसे बड़ी चीज जो है इसमें, वो करना तो चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर करना चाहते हैं, लेकिन उनको सबसे बबड़ी समस्या आती है सर जानकारी की, जो नॉलेज की, जो आपने बताया कि सबसे बड़ी समस्या ये है। वो करना तो चाहता है, आईपीओ लॉन्च भी करना चाहता है, वो जो है यूनिकॉर्न बनना भी चाहते हैं, हर कंपनी चाहती है, उनका सपना होता है कि वो यूनिकॉर्न बने। लेकिन नॉलेज की बहुत बड़ी समस्या है कि वो इजीली नहीं मिलती है, क्योंकि मिल। ऐसा है, जी। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। होता क्या है कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, और इस पर्टिकुलर फील्ड के जो कंसल्टेंट्स हैं उनका फोकस कुछ अलग है। हम्म वो ये सोचते हैं कि मैं प्रमोटर को ये सारी चीजें सिखाऊं। तो हम्म। प्रमोटर को अपना काम कराना है, उसको सीखना नहीं है। जी कुछ ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जो कि आपको साल भर या 2 साल आपको एक कोर्स कराएंगे, आप उनको कुछ फीस जो भी उनकी है वो दीजिए। वो 1 साल 2 साल में आपको ये सिखाएंगे कि आईपीओ कैसे किया जाता है। तो जी बिजनेसमैन को सीखने से मतलब नहीं होता, बिजनेसमैन को तो अपना आईपीओ कराना है। जब तक वो सिखाएगा तब तक तो 4 बार हम आईपीओ करा देंगे आपका। जी जी बिल्कुल, उनको ट्रेनर नहीं बनना है, उनको तो उनको अपना आईपीओ ट्रेनर लॉन्च नहीं करना बनना है, है। उनको जी सीखना नहीं है। जी अब ये जी। कुछ ऐसी बात हो गई कि आप मान लीजिए आपने गाड़ी चलानी है, हम्म। तो आपको गाड़ी चलाना सीखना है। अब गाड़ी का मैकेनिक या इंजीनियर नहीं बनना है आपको। इंजीनियर नहीं बनना, यही बिल्कुल फर्क बिल्कुल। है जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ कि भी कुछ कंसल्टेंट्स हैं और हम्म इसी चीज से लोग घबरा जाते हैं, मुझे सारा सीखना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अब हम्म हम पूरा काम जो है कंसल्टेंसी पूरी, पूरा हैंड होल्डिंग फ्रॉम डे वन टू लिस्टिंग, आपको हम्म। जब तक फंड नहीं आते तब तक वो वहां तक का सारा काम हम करवा के देते हैं। और ओके। वहां भी आपके साथ हम उससे आगे भी रहते हैं। जी। क्योंकि एसएमई आईपीओ का जो सबसे बड़ी खूबसूरती है हम्म कि एसएमई आईपीओ करने के बाद 2 साल में अगर आपकी मार्केट वैल्यूएशन 25 करोड़ से ऊपर हो जाती है आपकी कंपनी की, तो आप हम्म। मेन बोर्ड में शिफ्ट हो सकते ओके। हैं। आप मेन बोर्ड में शिफ्ट हो सकते हैं। जी। और वो मेन बोर्ड में शिफ्ट होने से ही असली आपको जो है मजा आता है स्टॉक मार्केट का। क्योंकि आपके शेयर्स की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है मेन हम्म। बोर्ड में जाने के बाद। ओके। क्योंकि वहां पर एक शेयर भी आपका ट्रेड हो सकता है। जी जी जी। वो भी सारी हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जिन कंपनीज का इंटरेस्ट है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम पूरा, उनको सीखने की जरूरत नहीं है, जी। प्रमोटर्स को ये सीखने की जरूरत नहीं है, उनको हम्म। अपना काम करवाना है। तो हम सारा हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम डे वन टिल ओके माइग्रेशन टू द मेन बोर्ड। ओके ओके। ठीक है। तो उसका क्या क्या प्रोसीजर है, थोड़ा सा उस पर भी जो है प्रकाश डाल दीजिए सर, ताकि जो लोग आना चाहते हैं, जो लोग बनना चाहते हैं, यूनिकॉर्न बनाना चाहते हैं अपनी कंपनी को, तो वो संपर्क कर सकें आपसे। देखिए, यूनिकॉर्न हर कोई बनाना चाहता है, जी और चाह ये सोच होना भी चाहिए। जी। पर अगर यूनिकॉर्न नहीं भी बन पाए, हम्म। तब भी अगर आपकी कंपनी 10 गुना 20 गुना ग्रो हो गई तो बुरा नहीं है। बहुत बहुत बड़ी बात है कहते हैं सर, ना कि बहुत बहुत बड़ी बात। आपने अगर चांद को टारगेट किया और चांद को टारगेट करके आपने गोली चलाई, तो जी चांद को नहीं भी लगेगी तो किसी न किसी तारे को लगेगी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप यूनिकॉर्न बन पाए नहीं बन पाए वो बात की चीज है, बट कम से कम अपने बिजनेस को 5 गुना 10 गुना 20 गुना 50 गुना बढ़ा सकते हैं। और हम्म उसके लिए प्रोसेस बहुत सिंपल है।
आपको जी। सारा सीखने की जरूरत नहीं है। हम्म। आपको फोकस रखना है अपना टर्नओवर यानी सेल और प्रॉफिट बढ़ाने पर। ओके। अगर जैसे मैंने आपको बताया पहले कि आपका अगर 2.5-3 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट है तो आप बड़े आराम से आईपीओ ला सकते हैं। हम्म। उसमें सबसे पहले आपको कंसल्टेंट्स की अपॉइंटमेंट करना पड़ता है। हम्म। कंसल्टेंट्स आपके सारे पिछले 3 साल के बुक्स को ऑडिट करवाते हैं दोबारा से। आपका ऑडिट हुआ हुआ है कुछ भी है, मगर वो स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से री ऑडिट कराना कंपलसरी होता है। ओके। फिर आपकी एक ऑफर डॉक्यूमेंट बनता है। उस हम्म। ऑफर डॉक्यूमेंट को आम भाषा में प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। हम्म। वो प्रोस्पेक्ट सुनने में लगता है भी हाँ जैसे स्कूल कॉलेज का प्रोस्पेक्टस है वैसे कुछ छोटी सी बुकलेट होती होगी। हम्म। आईपीओ का प्रोस्पेक्टस ये एक बहुत मोटी 300 400 500 600 पेज की बुक बनती है, ओके। जिसमें आपकी कंपनी की आपके प्रमोटर्स की पूरी हिस्ट्री, हम्म। आपका क्या बिजनेस है, उस हम्म। बिजनेस का आगे क्या फ्यूचर है, हम्म। आपके पास क्या क्या लाइसेंसेस हैं, क्या हम्म। क्या आपके पास कॉपीराइट्स हैं, ट्रेडमार्क है, सब चीज की जानकारी उसमें दी जाती है। ओके। कि आपने पिछले इतने साल से बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉपर टैक्स दे रहे हैं, कहीं डिले तो नहीं हो रहा है, डिले है तो क्यों है, हम्म। आपके ऊपर कोई लीगल केस चल रहा है, हम्म। सारी इंफॉर्मेशन उसमें दी जाती जी। है। और ये सारा होने के बाद ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑफर डॉक्यूमेंट और जो दूसरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वो स्टॉक एक्सचेंज में जमा किए जाते ओके। हैं। स्टॉक एक्सचेंज उसको रिव्यू करता है हम्म। और फिर जो जो उनके क्वेश्चंस हैं हम्म। उनका आंसर देना पड़ता है, सेटिस्फाइड करना पड़ता है उनको। जी। कई बार स्टॉक एक्सचेंज आपका ऑफिस या आपकी फैक्ट्री इंस्पेक्ट भी कर सकता है, विजिट भी कर सकता है, हम्म। या आपको इंटरव्यू के लिए भी कर सकता है। ये ओके। उनकी इच्छा पर निर्भर करता जी। है। आमतौर पर नहीं बुलाते, बट कुछ हम्म। केसेस में जहां उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो बुला लेते हैं। जी जी जी। तो जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो आपको अप्रूवल दे देते हैं। हम्म। या अप्रूवल मिलने के बाद ये जो ऑफर डॉक्यूमेंट है, प्रोस्पेक्टस है, इसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल किया जाता है। ओके। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। हम्म। वो वहां से जब आप ओके हो जाता है, ठीक है अप्रूव कर दिया उन्होंने, अप्रूवल तो एक्चुअली स्टॉक मार्केट का चाहिए, हम्म। बट जी। वो एक फॉर्मेलिटी है। तो वहां से होने के बाद फिर आपका आईपीओ खुलता है, हम्म। जो नॉर्मली 3 से 5 दिन तक खुला रहता है। ओके। और आईपीओ जब खुलेगा तो उसमें आपको कुछ कंडीशंस है जो आपको रखनी पड़ती हैं, कंप्लीट करनी पड़ती हैं। पहली चीज ये है कि एसएमई आईपीओ में हम्म। 100% अंडर राइटिंग जरूरी है। ओके। अंडर राइटिंग का मतलब ये है कि जिस तरह इंश्योरेंस होता है, इस तरह से कोई एजेंसी आपको ये अश्योरेंस देती है कि आपका आईपीओ भरेगा। अगर नहीं भरता है या कम भरता है तो बाकी का जो डिफरेंस है वो जो एजेंसी जिसने आपको अंडर राइटिंग दी हुई है वो अपने पास से उतना इन्वेस्ट करेगा। तो ओके। आप जब आईपीओ लेके आते हैं तो आपको 100% श्योरिटी हो जाती है कि हाँ हमारा आईपीओ फ्लॉप नहीं होगा, ये भरेगा ही भरेगा। पहली चीज। जी। दूसरी, एसएमई आईपीओ में है कि 3 साल के लिए आपको एक मार्केट मेकर अपॉइंट करना पड़ता है। ओके। मार्केट मेकर जो है वो एक शेयर ब्रोकिंग फर्म होती है हम्म। जो हर रोज जिस दिन भी स्टॉक मार्केट खुलेगी जी। आपकी कंपनी का बाइंग और सेलिंग का रेट वो देता है ओके। मार्केट में कि इतने ये ओपनिंग का ये बाइंग रेट है, ये सेलिंग रेट है, इतने में खरीदते हैं इतने में बेचते हैं। तो हम्म। उससे आप अपना शेयर का जो रेट्स है, उसकी मार्केट वैल्यू है, उस पे आपकी निगाह रहती है कि वो किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और उससे बेनिफिट इन्वेस्टर को भी रहता है कि अगर किसी ने शेयर बेचना है तो हम्म। उसके लिए कस्टमर है, हम्म। और किसी ने खरीदना है तो उसके लिए सेलर है। जी। तो ये चीजें भी इसके साथ बहुत जरूरी हैं जो कि प्रमोटर्स को पता होनी चाहिए। ओके। अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट जो है, जो अंडर राइटिंग एक तरह का इंश्योरेंस है, उसका बहुत बड़ा फायदा है। हम्म। और ये एसएमई आईपीओ में क्योंकि गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया हुआ है तो और भी हम्म। सोने पे सुहागा हो जाता ठीक है। है। यानी जिसका आईपीओ आया तो मतलब भरेगा ही भरेगा। भरेगा ही भरेगा। जी। जी सर। तो बहुत और कुछ जानना? जी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि सुनने में बहुत मजा आ रहा था सर आपकी बातों को, क्योंकि मैं खुद भी एक एंटरप्रेन्योर हूं, तो इस तरीके से जो लगाव है वो दुगना हो जाता है। तो हम्म। हम जो है आपके साथ अभी ये हमने पार्ट 1 बनाया है, पार्ट 2 भी बहुत जल्द बनाएंगे और इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में लेके जाएंगे। आज थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ है हमारे व्यूवर्स को,
कि आईपीओ किस प्रकार से लॉन्च करते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किस प्रकार से जो है वो आगे बढ़ सकता है। और आप भी जो है हमें अपना लिंक हमें प्रोवाइड कीजिएगा, ताकि जो है हमारे व्यूवर्स अगर जुड़ना चाहें और उसको आगे बढ़ाना चाहें तो आपसे जुड़ सकें। हाँ, जो तो हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं जी। तो उसके लिए हमने एक बड़ा सिंपल सा सिस्टम रखा हुआ है हम्म। कि एक छोटी सी फीस उसके लिए रखी है, जिससे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन या इंटरव्यू टाइप का ये मीटिंग होती है, ऑनलाइन जूम मीटिंग है जी। जो आधे पौने घंटे की रहती है। जी। उसके लिए बड़ा छोटा सा 1,000 रुपए का शुल्क है। और वो इसलिए रखा हुआ है कि अदरवाइज तो जितने व्यूअर्स हैं, जितने श्रोता हैं, वो सारे के सारे आ जाएंगे वन टू वन बात करने के लिए, और उतना टाइम आप जानते हो किसी के पास भी नहीं इसी होता है। बात से बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक सिर्फ बात है। सीरियस लोगों को छांटने के लिए, चूज करने के लिए ये छोटी सी फीस रखी हुई है। बाकी तो जी। जिसका एलिजिबिलिटी बनती है, जिसका लगता है कि भैया इसका काम हो सकता है, उसी को हम आगे बढ़ने का कहते हैं। जो हम्म। अभी तैयार नहीं है तो हम्म। उनको हम ये बोलते हैं कि आप तैयारी करिए, साल में, 2 साल में, 3 साल में, जब भी आप तैयार हो जाएंगे हम्म। तब आप हमारे पास आइए। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब आपका, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे व्यूवर्स को और बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत यूजफुल वैल्यूएबल जानकारी आपने दी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप शुक्रिया। भी जो है बने रहिएगा हमारे साथ में इसी तरीके से। हम जो है आज बिजनेस गुरु अग्रवाल जी से मिले, जिन्होंने हमें बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन दी, तो उसके लिए हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से हाजिर होते हैं एक नई अपडेट के साथ में, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।